This is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome back. In this video, we are going to start with the 5th unit of our English channel practice book. And in this unit, what are we going to see? We are going to see modals and non-finite verbs. Now, what are modals and what are non-finite verbs? उसके लिए already playlist में आपको पहले ही video जो है share किया जा चुका है, जिसमें detailed video create किया गया है with a lot of exercises, ताकि आपको वो पूरा concept अच्छे से समझ में आ जाए. In writing part we have summary writing. So now we are going to start with the questions, जहाँ पे मैं आपको एक बार recapitulate करवाऊंगी सारे concepts, ताकि आपको exercises में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो. So let's start. Now the helping verbs can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought to, need to, have to are called modals. Basically modals मतलब वो mood जो होते हैं ना, mood बताते हैं. मतलब अगर मैं आपको अपनी एबिलिटी बता रही हूँ, मैं किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि कोई काम हो सकता है या नहीं हो सकता, मतलब प्रोबेबिलिटी बता रही हूँ. किसी काम के होने के कितने चांसेस हैं, उसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं. एबिलिटी का मतलब होता है आप में कोई काम करने की क्षमता, कि मैं जो हूँ डांस कर सकती हूँ, मैं डांस नहीं कर सकती हूँ, इसे बोलते हैं हम एबिलिटी. अब इसके बाद बात आती है ought to, मतलब where you are obliged, कि तुम्हें बड़ों को रिस्पेक्ट करना ही चाहिए. You are ought to respect them. Need to, You need to sleep on time, तुम्हें समय पे सोने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Have to मतलब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है. You have to finish your homework, मतलब ये एक ऑब्लिगेशन है. जब हम बात करते हैं must, you must listen to your father, मतलब तुम्हें करना ही चाहिए. अब इसके लेवल होते हैं, जैसे कि should, मतलब जैसे मैंने तुम्हें एडवाइस किया that you should listen to your father. You must listen to your father. You have to listen to your father. मतलब आप यहाँ पे उसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हो. Can हम यूजुअली कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि आप कहीं परमिशन मांग रहे हो किसी से, या आप अपनी एबिलिटी बता रहे हो. Could या तो उसका पास्ट फॉर्म होता है और उसका पोलाइट वर्जन भी होता है. लाइक कैन आई कम इन की जगह कुड आई कम इन अगर आप इनफॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हो तो वो ज्यादा पोलाइट साउंड करता है. अदरवाइज एज पास्ट टेंस वो यूज होता है. मे और माइट, अगर अपन वापस बात करें मे और माइट की, इट मे रेन, इट माइट रेन. मे मतलब मे बी अराउंड 70% चांसेस होंगे या 40% चांसेस होंगे. इट माइट रेन इसका मतलब और चांसेस कम हो गए. ऑल्सो माइट जो होता है वो पास्ट फॉर्म होता है मे का. इसके बाद विल और वुड, शैल और शुड. तो विल और शैल ये फ्यूचर को डिनोट करने वाले हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. इनके पास वर्जन्स होते हैं वुड और शुड. शुड जो होता है उसका मतलब चाहिए भी होता है. उसका मतलब बेसिकली हम उसे शुड जो यूज करते हैं वो चाहिए के फॉर्म में यूज करते हैं. अब आपके पास यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं. आपको देखना है कि वो किस तरीके की बात कर रहा है और अकॉर्डिंगली आपको ये मॉडल वर्ब यूज करना है. सारे मॉडल वर्ब्स अगर आप लिंक में देखोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पे मॉडल वर्ब्स की लिंक्स दी हुई है. कैन कुड में क्या डिफरेंस होता है, शैल शुड में क्या डिफरेंस होता है, पूरा एक एक वीडियो दिया हुआ है. प्लीज गो थ्रू दैट. Now, children must not play on the road. ये आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया हुआ है. देखो यहाँ पे दिया है children must not play on the road, मतलब उन्हें खेलना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल उन्हें रोड पे खेलना नहीं चाहिए. इसमें आपने ये नहीं बोला कि children should not, मतलब उन्हें नहीं खेलना चाहिए. नहीं, आप इसको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ कह रहे हो कि नहीं, चिल्ड्रन को तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए. Dana asked her mother if she dash go out. अब डैना ने अपनी मॉम से पूछा अगर वो बाहर जा सकती है. क्या मांग रही है अपनी मम्मा से, वो परमिशन मांग रही है. अब अगर आप परमिशन मांग रहे हो तो यहाँ पे क्या होगा, और अपनी मदर से बात कर रही है, मतलब उनको रिस्पेक्ट भी देना है. तो अब अपन क्या क्या यूज कर सकते हैं. डैना आस्क्ड हर मदर इफ शी कैन गो आउट, इफ शी मे गो आउट, इफ शी कुड गो आउट, इफ शी माइट गो आउट. राइट. अब यहाँ पे मदर एक रिलेशन ऐसा है जहाँ रिस्पेक्ट तो देना है, बट बहुत ज़्यादा फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है. तो मे की ज़रूरत नहीं है. इफ़ शी कैन गो आउट और इफ़ शी कुड गो आउट, तो यहाँ पे क्या है, आप या तो कैन यूज़ करोगे या तो कुड यूज़ करोगे. तो अब आप बेसिकली यहाँ पे नॉर्मली आप बोलोगे इफ़ शी कैन गो आउट, दैट्स इट. डैश आई वॉश द डिशेस फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए बर्तन धो सकती हूँ.
कोई ऐसा कहे तो कितना अच्छा लगेगा. बट द क्वेश्चन इज डैश आई वॉश द डिशेस फॉर यू. सपोज आप किसी के घर पे गए हो, ओके, एंड लाइक सारे जो गेस्ट थे वो चले गए. यू वेंट टू अ वेरी क्लोज फ्रेंड और समवन हु हैज अ लॉट ऑफ वर्क, हु हैज किड्स एंड शी इज गेटिंग हैसल्ड, और आपने उसको एक हेल्प ऑफर करी. यहाँ पे आप एक हेल्प ऑफर करते हो और आप बोलते हो क्या मैं तुम्हारे लिए डिशेस मांज सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए डिशेस वॉश कर सकता हूँ. तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, शैल आई वॉश द डिशेस फॉर यू. अब यहाँ पे मे आई नहीं बोलोगे, मे आई वॉश द डिशेस फॉर यू, क्योंकि आप किसी को ऑफर कर रहे हो. तो आपने क्या बोला, यहाँ पे आप क्या बोलोगे, शैल आई वॉश द डिशेस फॉर यू. ठीक है. नेक्स्ट क्या हुआ, स्पीक सॉफ्टली और यू डैश वेक अप द चाइल्ड. तो धीरे बात करो या वरना तुम बच्चे को उठा दोगे. वो बच्चा जो सो रहा है उसको तुम उठा दोगे. अब यहाँ हम बात करें धीरे बात करो वरना तुम उठा दोगे, ये फ्यूचर की बात हो रही है. सो एल्स यू विल वेक अप द चाइल्ड. She came here so that she dash meet her child. वो यहाँ पे आई ताकि वो अपने बच्चे से मिल सके. So she came here so that she could meet her child. वो अपनी बच्चे से मिल सके. अब यहाँ देखो came क्या है, पास्ट टेंस की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे could यूज करेंगे. ये रहा आपका आंसर. हमने क्या यूज किया यहाँ पे, could. डैश यू लाइक टू कम टू माई हाउस टुमारो. क्या तुम कल मेरे घर आना पसंद करोगे. सो डैश यू लाइक, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, वुड यू लाइक टू कम टू माई हाउस टुमारो. इधर पे विल और वुड में अगेन वही चीज आ जाती है. विल यू लाइक नहीं बोलते, हम बोलते हैं वुड यू लाइक टू कम टू माई हाउस टुमारो. The students dash read this book for charity on the topic. The students should read this book or must read this book. मतलब स्टूडेंट को ये जो बुक है जिसमें आप चैरिटी के बारे में बात हो रही है वो डेफिनेटली पढ़ना चाहिए. तो आप इसमें must यूज कर सकते हो, should यूज कर सकते हो. दैट डिपेंड्स कि आप कितना चाहते हो कि बच्चा पढ़े. According to some scholars, Christopher Marlowe dash have written plays for Shakespeare. तो कुछ स्कॉलर्स के हिसाब से जो क्रिस्टोफर मार्लोव है उन्होंने शेक्सपियर के लिए भी प्लेस लिखे थे. तो किसी के हिसाब से आपको कंफर्म नहीं है, ऐसा लोगों से आपने सुना है. सो हम यूज करेंगे माइट हैव रिटन प्लेस फॉर शेक्सपियर बिकॉज वी आर नॉट श्योर अबाउट इट. सो वी हैव रिटन माइट. दीज आर योर आंसर्स. लेट्स मूव अहेड. अब ये एक कॉन्वर्सेशन है बिटवीन अ शॉपकीपर एंड अ वुमन. सो देयर इज अ वुमन जिसका जो बेटा है उसका बर्थडे है. शी वांट्स टू बाय अ प्रेजेंट. सो शी गोज टू अ शॉपकीपर और वो उनसे कोई गिफ्ट सजेस्ट करने को बोलती है. तो ये डिस्कशन है पूरा. लेट्स सी. Woman, dash you show me something that I may gift my 12-year-old son. क्या आप मुझे कुछ ऐसा दिखा सकते हैं जो मैं अपने 12-year-old son को गिफ्ट कर सकूं. सो अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, You are talking to a stranger. You will talk with a lot of respect. तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, You will say, Could you show me? क्या तुम मुझे दिखा सकते हो, बट रेस्पेक्ट के साथ. तो हमने बोला Could you show me something that I may gift to my 12-year-old son. तो यहाँ हमने क्या यूज किया है, could. अब शॉपकीपर ने क्या कहा, श्योर मैम. डैश यू लाइक टू सी एन इंडोर गेम. श्योर मैम, बिल्कुल. क्या आप एक इंडोर गेम देखना चाहेंगी. वुड यू लाइक टू सी एन इंडोर गेम. No, I don't think he enjoys being indoors much. नहीं, मुझे नहीं लगता उसे घर के अंदर कोई भी गेम खेलना इतना पसंद है. He dash be happy to have outdoor sports equipment. वो बहुत ज़्यादा खुश होगा अगर आप उसको बाहर जो आउटडोर गेम्स होते हैं उसका कोई इक्विपमेंट दे दोगे. तो क्या बोलेंगे अपन, he will be happy. Simply वो खुश होगा. So he will be happy और he should be happy. यहाँ पे हम he should be happy भी लिख सकते हैं. He should be happy to have in outdoor sports equipment. This would be better. वो जो है उसको outdoor मतलब he should be happy उसको होना चाहिए अगर उसे बाहर का सामान, बाहर का कोई गेम मिलेगा. Then he dash be interested in a football, basketball, tennis racket और cricket bat. तो अब क्या है, शॉपकीपर ने गेस किया, उसने बोला हाँ तो फिर तो उसको इन चीजों में डेफिनेटली इंटरेस्ट होगा. Then he must be interested और he might be interested. अब आप कस्टमर, आपका शॉपकीपर क्या बोल रहा है कि उसको हो सकता है फिर तो शायद इन चीजों में इंटरेस्ट होगा. तो अब यहाँ पे वो एक
पॉसिबिलिटी बता रहा है कि हो सकता है उसको इन चीजों में इंटरेस्ट हो। तो क्या बोला, ही माइट बी इंटरेस्टेड इन दिस। अब यहाँ पे जब शॉपकीपर, देखो ये मूड पे डिपेंड करता है मोडल वर्ब्स। अब आप अगर इस तरह से बोलते हैं हाँ फिर तो उसको पक्का इन चीजों में इंटरेस्ट होगा, तो आप क्या लिखोगे, देन ही मस्ट बी इंटरेस्टेड इन अ फुटबॉल और वॉलीबॉल और क्रिकेट बैट एक्सेट्रा। He loves playing tennis, but I want to give him something new and exciting. उसको टेनिस खेलना बहुत पसंद है, बट मैं उसे कुछ नया देना चाहती हूँ, कुछ एक्साइटिंग सा देना चाहती हूँ। Then I have just the thing for you, मतलब फिर तो मेरे लिए आपके लिए बिल्कुल सही चीज है, मतलब मेरे पास आपके लिए एकदम सही चीज है। You dash want to give him a pair of roller skates, मतलब you might want to give him a pair of roller skates, मतलब हो सकता है आप उसको एक roller skates देना चाहें। तो रोलर स्केट्स मतलब वो आउटडोर भी है एंड इट्स नॉट द बेसिक क्रिकेट फुटबॉल एंड ऑल। सो उसने क्या बोला, रोलर स्केट्स वुड बी परफेक्ट, मतलब रोलर स्केट्स जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे। हाउ मच वुड दे कॉस्ट मी, वो लोग मतलब कितना चार्ज रहेगा, हाउ मच विल दे कॉस्ट मी। So the pair is only for ₹700. All right, I will take it. Great. Shall I gift? Great. Shall, now this is I. Shall I gift wrap your purchase? क्या मैं आपका purchase gift wrap कर दूं? I would like that. Thanks. I would like that. अब यहाँ जो हमने हर जगह मैं ये पसंद करूंगी, I would like that. अब लेकिन इसमें respectfully कहा है तो हमने उसे would use किया है। Clear? अब आपके पास नेक्स्ट आते हैं कुछ verbs, non-finite verbs. Non-finite verbs do not change form with change in the tense or the number of the subject. अब हमने ये चीज देखी है कि अगर मैंने बोला सैम के साथ मैं इज लगाती हूँ, पीपल के साथ मैं आर लगाती हूँ, तो ये वर्ब्स जो होते हैं आपके जो बेसिक हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उनका जो फॉर्म होता है वो चेंज हो जाता है एज पर कि वो जो आपका सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है या ऑन द बेसिस ऑफ टेंस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला मैं पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ तो ईट आपका जो ये वर्ब है ये चेंज हो जाता है एट में। अगर मैं इसकी बात करूं तो सिंगुलर से जब ये प्लूरल में जाता है तो चेंज हो जाता है आर में, या अगर ये टेंस चेंज होता है तो ये चेंज हो जाता है वॉज में या वर में। सो बेसिकली ये जो है आपके ये जो वर्ब्स होते हैं, कुछ जो आपके मेन वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, उनका फॉर्म चेंज हो जाता है एज पर द टेंस एंड एज पर द नंबर, मतलब सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिनका टेंस के कारण या नंबर के कारण फॉर्म चेंज नहीं होता, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब यहाँ पे जो नीचे का जो टेबल है इसमें हमारे पास 3 टाइप्स के नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं। एक होते हैं जेरेंड्स, एक होते हैं इन्फिनिटिव और एक होता है पार्टिसिपल। अब जेरेंड्स क्या होते हैं? जेरेंड्स मतलब होता है जो आईएनजी वाले वर्ड्स होते हैं। अब यहाँ पे वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म होता है उसे आप कहते हो जेरेंड। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से समझो। वर्ब के आईएनजी फॉर्म में अगर कोई होता है, मतलब कोई जैसे है सिंगिंग, पेंटिंग, अब इसका जो आईएनजी फॉर्म है ये जेरेंड, इन्हें जेरेंड्स कहते हैं। दे डज द वर्क ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक सिंगिंग। इफ आई से आई लाइक सिंगिंग, अब यहाँ पे अगर मैं इस सेंटेंस को लिखती हूं आई लाइक सिंगिंग, तो यहां पे मेरा मेन वर्ब है लाइक, ये है मेरा मेन वर्ब, सब्जेक्ट है मेरा आई, एंड व्हेन आई से आई लाइक सिंगिंग मतलब देयर इज समथिंग दैट आई लाइक। व्हाट इज दैट थिंग? दैट थिंग इज सिंगिंग। एक्चुअली में देखा जाए तो ये वर्ब है जिसमें आईएनजी फॉर्म है, बट यहाँ पे ये एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। I like something. What is that something? That is singing. Now here you call it a gerund. मतलब एक वर्ब जो कि ing फॉर्म में है लेकिन वो एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। अब it can act as the subject as well as the object of the verb and also as the object of a preposition। मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ I like singing. I like what? I like what? Singing। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहा है। Singing is good for health।
Now there is something which is good for health. तो यहाँ वो सब्जेक्ट की तरह ऐड कर रहा है. What is good for health? Singing is good for health. तो ये कभी सब्जेक्ट की तरह भी ऐड कर सकता है, ये ऑब्जेक्ट की तरह भी ऐड कर सकता है. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. Cleaning the school was his plan. What was his plan? There was something, right? कुछ उसका प्लान था. That was cleaning. Cleaning क्या हो गया? Gerund हो गया. Did he think cleaning the school would be easy? क्या उसे लगा था स्कूल साफ करना आसान होगा? क्या उसे लगा था कोई काम आसान होगा, मतलब कोई चीज आसान होगी? तो यहाँ पे अगेन क्लीनिंग क्या है? क्लीनिंग अगेन एक वर्ब नहीं है. Did he think? think वर्ब है. think what? क्लीनिंग. तो ये ऐसे जेरेंड एक्ट कर रहा है. He succeeded in cleaning the school. He succeeded in what? अब यहाँ ये इन क्या है? एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया है यहाँ पे क्लीनिंग द स्कूल. तो बेसिकली अब आपको बस इतना समझना है, जो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होते हैं लेकिन सेंटेंस में वो वर्ब का रोल प्ले नहीं करते, वो नाउन का किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं, उन्हें हम कहते हैं जेरेंड्स. अब यहाँ पे देख लो इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव मतलब होता है बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे टू सिंग, टू क्राई, टू लाफ. जहां पे भी ये टू वर्ड आ जाता है, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसे कहते हैं वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स टू सिंग. शी लाइक्स व्हाट? शी लाइक्स टू सिंग. तो शी लाइक्स व्हाट, यहाँ पे टू सिंग जो है ये क्या हो गया? ये इन्फिनिटिव फॉर्म हो गया, वर्ब का इन्फिनिटिव फॉर्म. ओके, दिस इज यूज्ड एज अ नाउन. फॉर एग्जाम्पल, शी लाइक्स टू डू व्हाट? कोई समथिंग, कोई काम करना उसे पसंद है, कोई चीज करना उसे पसंद है, और वहां पे हमने कहा टू सिंग, तो ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है. सब्जेक्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी एक्ट कर सकता है. जैसे मैंने कहा टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज. अब यहाँ पे टू वॉक एक सब्जेक्ट की तरह एक्ट करने लग गया है. क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं. To clean the school was his plan. अब यहाँ पे what was his plan? To clean the school, ये जो to clean है ये infinitive form हो गया. He planned to clean the school. He planned what? To clean the school. तो again ये infinitive form हो गया. अब आता है participate form. पार्टिसिपल फॉर्म की जब हम बात करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल दो फॉर्म होते हैं वर्ब के. मतलब एक होता है आईएनजी फॉर्म, जैसे कि हम लिखते हैं क्लीनिंग या क्लीन्ड. अगर मैंने वर्ड लिखा, लेट्स से इफ आई रोट द वर्ड क्लीनिंग, आप बोलोगे मैम ये तो मेन वर्ब है, आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. क्लीनिंग और क्लीन्ड, तो जो वर्ड में लास्ट में आईएनजी आता है या लास्ट में ईडी आता है, इन्हें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं. कब बोलते हैं ये चेक करते हैं. may be used with auxiliary verbs to form the tense of a verb or an adjective in the sentence. अगर आपको टेंस फॉर्म करना है, जैसे कि he is cleaning the school, तो ये जो है वो क्या कर रहा है? वो स्कूल को क्लीन कर रहा है. ये क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. या हमने यहाँ पे क्या बोला? अब यहाँ पे हमने इसको इसके साथ यूज किया ये बताने के लिए कि वो काम इस वक्त हो रहा है. क्लीनिंग चेंज नहीं होगा. अभी इसके साथ मैंने पास्ट के साथ यूज किया तो हो जाएगा ही वॉज क्लीनिंग द स्कूल. अगर मैं बोलूंगी फ्यूचर में ही विल बी क्लीनिंग द स्कूल, तो मेरा क्लीनिंग वर्ड चेंज नहीं हो रहा है, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है वो चेंज हो रहा है. अब सिमिलरली अगर मैं पास्ट फॉर्म में देखूं, ही हैज क्लीन्ड द स्कूल. अब यहाँ पे जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट की बात की तो मैंने हैज लगा दिया और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया क्लीन्ड. सिमिलरली अगर मुझे पास्ट परफेक्ट की बात करनी होती तो मैं हैड क्लीन्ड बोल देती, या अगर मुझे फ्यूचर परफेक्ट की बात बोलनी होती ही विल हैव क्लीन्ड आ जाता. तो आप देखो ये वर्ड चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन वो आपको वर्ब के टेंस बताने में हेल्प कर रहा है. द रिजर्वॉयर दैट सप्लाइड ड्रिंकिंग वाटर. अब यहाँ देखो, वो पानी की टंकी जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करती थी, कोई चीज थी जो सप्लाई करती थी, वो क्या था? वाटर. कैसा वाटर सप्लाई करती थी? ड्रिंकिंग वाटर. तो यहाँ पे ड्रिंकिंग कैसे एक्ट कर रहा है? एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है. द रिजर्वॉयर दैट सप्लाइड ड्रिंकिंग वाटर. कौन सा वाटर? ड्रिंकिंग वाटर. तो यहाँ पे कभी कभी वो एडजेक्टिव की तरह भी एक्ट करता है. The broken brooms were collected and disposed of. अब यहाँ पे ये जो फॉर्म है
कैसी ब्रूम्स, कौन सी झाड़ू कलेक्ट करके उनको फेंक दिया गया था? जो टूटी हुई झाड़ू थी। तो ब्रोकन ब्रूम्स जो थी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है? ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। सो टॉर्चर, टॉर्चर्ड, टॉर्चर्ड। तो आप इतना याद रखना, अगर कोई पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है या ईडी फॉर्म है या ईएन फॉर्म है, तो वो जो है वो नॉन इनफाइनाइट वर्ब भी हो सकता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और इसमें हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फिल करना है। ईच स्टूडेंट गेट्स अ सेपरेट डेस्क। अब यहाँ पे ये जो हम समझ गए, इसका क्वेश्चन हमको आगे दिखेगा। यहाँ पे ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, बेसिक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की बात हो रही है। जब भी हम ईच यूज करते हैं, ईच के साथ हमेशा हमको सिंगुलर वर्ब यूज करना पड़ता है। हर स्टूडेंट को, मतलब हम बात करें एक स्टूडेंट को क्या मिला है, एक सेपरेट डेस्क मिला है। तो ईच स्टूडेंट के साथ हमें गेट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जिसमें वर्ब में एस लगता है अगर वो सिंगुलर है तो। द ज्यूरी डैश अ मीटिंग एवरी वीक। अब द ज्यूरी क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ जजेस। ज्यूरी एक कलेक्टिव नाउन है, जिसका मतलब क्या होता है? अ कलेक्शन ऑफ जजेस। कलेक्टिव नाउन के साथ हम यूजुअली सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, तो मैं बोलती हूँ द ज्यूरी ऑर्गेनाइजेस अ मीटिंग एवरी वीक और हेल्ड्स अ मीटिंग एवरी वीक। एवरीवन डैश टू कंप्लीट देयर होमवर्क। एवरीवन, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसमें हमने सारे आंसर्स लिख दिए। एवरीवन हैज टू कंप्लीट देयर होमवर्क। एवरीवन हैज टू कंप्लीट देयर होमवर्क। अब हैज क्यों लिखा है हमने यहाँ पे? क्योंकि एवरीवन इज एन इंडेफिनिट सिंगुलर प्रोनाउन। एवरीवन मतलब हर किसी को आना चाहिए। हम ये नहीं बोलते ना हर कोई, हर किसी को आना, आएंगे, ऐसा नहीं बोलते हम। एवरीवन इज वेलकम, एवरीवन इज कमिंग, एवरीवन इज हैप्पी। तो इसके साथ आप हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट इन द क्लास। अगर आपके इसमें कभी भी सेंटेंस में आप नीदर या ईदर यूज करते हो, तो अगर सिर्फ नीदर या ईदर यूज कर रहे हो, नीदर और ईदर और की बात नहीं कर रही हूं मैं, आपका वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। सो नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज प्रेजेंट इन द क्लास। ईच ऑफ अस इज लर्निंग आवर पार्ट्स फॉर द प्ले। ईच ऑफ अस इज लर्निंग। अब यहाँ पे इज नहीं आएगा, यहाँ आएगा आर। क्यों? हम सब जो हैं अपना अपना पार्ट पढ़ रहे हैं। आप हिंदी में सुनो उसको कैसा साउंड करेगा? हम, हर कोई जो है, ईच ऑफ अस, हम में से हर कोई अपना अपना पार्ट पढ़ रहा है। अब इसमें क्या गलत है? मैंने आपको भी कंफ्यूज किया इज और आर में। आप बताओ, आंसर तो सही लिखा है, लेकिन इज कैसे होगा? साउंड करो उसको। ईच ऑफ अस, हर कोई, हम में से हर कोई, लर्निंग आवर पार्ट्स फॉर द प्ले, अपना अपना पार्ट प्ले का पढ़ रहे हैं। हम में से हर कोई अपना अपना पार्ट पढ़ रहा है। क्या ज्यादा अच्छा साउंड करता है? पढ़ रहा है। हम में से हर कोई अपना अपना पार्ट पढ़ रहा है, तो इसीलिए हमने इज यूज किया है। नेक्स्ट है नन ऑफ देम डैश गोइंग टू द पार्टी। नन एक नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड के साथ आप सिंगुलर यूज करते, लाइक नन ऑफ देम इज गोइंग टू द पार्टी। कोई भी नहीं जा रहा है। हम ये नहीं बोलते कोई भी नहीं जा रहे हैं, नहीं, कोई भी नहीं जा रहा है। इधर मधु और रीता डैश गोइंग टू द पार्टी टुनाइट। या तो मधु या तो रीता आज पार्टी में जाएगी। अब यहाँ पे इधर मधु और रीता, अब जब इधर और आ रहा है, या तो मधु या तो रीता, मतलब दोनों में से एक ही जाएगा ना कोई, तो क्या आ जाएगा? इज गोइंग टू द पार्टी टुनाइट। द लीडर अलॉन्ग विद हिज फॉलोअर्स डैश अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब द लीडर, यहां देखो सब्जेक्ट कौन है मेरा? द लीडर है। और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अलॉन्ग विद दिस से कुछ भी चालू हो उसको हटाई दो, उससे कोई मतलब ही नहीं है हमें। सब्जेक्ट क्या है? द लीडर। लीडर सिंगुलर है, यस, तो आप क्या लगा दोगे? वॉज अरेस्टेड। अरेस्टेड है, पास्ट की बात करें इसलिए हमने लगा दिया है वॉज। नीदर रॉकी नॉर हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पे नीदर और नॉर आ गया है। जब नीदर नॉर या इधर और आता है तो हमारा रूल क्या कहता है कि बेटा जहां वर्ब लगाना है उसके पास का सब्जेक्ट देखो। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? फ्रेंड्स सिंगुलर है या प्लूरल है?
प्लूरल है तो बस प्लूरल वर्ब लगा दो। अब अगर इसी की जगह इसके पास वाला वर्ब जो है वो सिंगुलर होता तो सिंगुलर वर्ब लगा दोगे। मतलब जहां वर्ब लगाना है वर्ब के पास पड़ोसी को देखो, उसके पड़ोसी सिंगुलर है तो सिंगुलर, अगर प्लूरल है तो प्लूरल। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, नीदर रॉकी नॉर हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू टेल अस द रियल स्टोरी। अब्दुल कलाम द साइंटिस्ट एंड राइटर डैश द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे हमें बोला अब्दुल कलाम द साइंटिस्ट एंड राइटर। अब भाई अब्दुल कलाम के बारे ही में ही बात हो रही है कि जो एक राइटर है और साइंटिस्ट हैं, तो हम 3-4 लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Identify whether the underlined words in these sentences are gerunds or participles. Very good. तो फाइनली जो अभी हमने पढ़ा था ing फॉर्म, जेरेंड क्या होता है, एज अ नाउन एक्ट करता है, और पार्टिसिपल फॉर्म अगर वो होता है तो वो एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर सकता है, सब्जेक्ट की तरह एक्ट कर सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर सकता है, या तो वो ing में होता है, उसके पहले लिंकिंग हेल्पिंग वर्ब आता है, और या तो वो थर्ड फॉर्म में होता है। सो लेट्स बिगिन विद दिस। सिंगिंग इज वन ऑफ माई हॉबीज। What is one of your hobby? Singing। तो यहाँ पे ये किस तरीके से एक्ट कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है एक नाउन की तरह से, तो ये क्या हो गया हमारा, जेरेंड हो गया। क्या हो गया, ये जेरेंड हो गया। जॉगिंग इज अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। व्हाट इज अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, जॉगिंग। ये भी क्या हो गया, जेरेंड हो गया। वी सॉ अ बेंट एरो stuck to the tree। हमने देखा कि ट्री पे एक मुड़ा हुआ सा जो तीर है वो स्टक था। अब कैसा एरो, बेंट एरो। तो ये एरो के बारे में बता रहा है, एज एन एडजेक्टिव बता रहा है, और वो भी थर्ड फॉर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल फॉर्म हो जाएगा। द गर्ल्स हैव फाउंड देयर स्टोलन बाइसिकल्स। तो गर्ल्स को अपनी चुराई हुई बाइसिकल्स जो है, उनकी जो बाइसिकल्स जो चोरी हो गई थी वो मिल गई। कौन सी बाइसिकल्स, स्टोलन बाइसिकल्स। मतलब ये भी बाइसिकल के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये भी क्या हो गया, पार्टिसिपल हो गया। द रोड वॉज लिटर्ड विथ ब्रोकन बॉटल्स। पूरा जो रोड था इट वॉज लिटर्ड, मतलब उसमें गंद मची हुई थी, पूरी टूटी हुई बॉटल्स पड़ी हुई थी। कैसी बॉटल्स, लिटर्ड, सॉरी ब्रोकन बॉटल्स। कैसी बॉटल्स, ब्रोकन बॉटल्स। तो अगेन ये क्या हो गया, पार्टिसिपल हो गया। स्टैंडिंग इन क्यूज ऑल डे हैज टायर्ड मी आउट। What has tired you out? मतलब कौन सी चीज ने आपको थका दिया, स्टैंडिंग इन क्यू। अब स्टैंडिंग यहाँ क्या हो गया, ये हो गया है जेरेंड, स्टैंडिंग इन क्यूज। Here is some money to mend your torn jacket। ये लो, मैं कुछ पैसे दे रही हूँ, जो तुम्हारा फटा हुआ जैकेट है उसको जाके सुधरवा लेना। अब वो अलग बात है, मम्मी को ये पता नहीं है कि तो इतने सारे पैसे देके जानबूझ के टॉर्न जैकेट खरीदा है, बट दैट्स अनदर थिंग। तो टॉर्न जैकेट यहाँ पे पार्टिसिपल हो गया क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है और ये एक एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है। Have you seen the working model of the new machine? Have you seen the working model of the new machine? Have you seen what? क्या देखा है, वो जो मॉडल है नया मशीन का, कैसा मॉडल है वो वर्किंग मॉडल है। अब यहाँ पे कैसा मॉडल है, वर्किंग मॉडल है, तो ये पार्टिसिपल हुआ, जेरेंड नहीं हुआ, क्योंकि एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है वो। क्लियर? अब हमारे पास एक स्टोरी दी हुई है, उस स्टोरी की हमें समरी लिखनी है, तो राइटिंग पार्ट में आ जाते हैं। Soham was very late for school that day. He had missed the school bus and had to walk all the way to school. तो सोनम जो है उस दिन वो लेट हो गया, उसकी स्कूल बस मिस हो गई, तो उसको पूरा स्कूल तक पैदल जाना पड़ा। He was hurrying down the street when he saw a bedraggled old woman sitting by the roadside. तो बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था, तभी उसने क्या देखा, एक bedraggled old woman। bedraggled का मतलब होता है disheveled, मतलब untidy सी, जो बहुत ही ज्यादा एकदम बुरे बाल बिखरे हुए से। She was staring into the distance with a sad look in her eyes। तो वो एक दूर जगह देख रही थी, बहुत ही दुखी थी, उनकी आंखें जो थी वो काफी दुख के साथ वो देख रही थी। Soham was really late by now, but he could not carry on without stopping to talk to her. Soham was getting really late, but once he had looked at that woman, वो बिना उनसे बात किए, बिना उनसे पूछे कि वो इतनी सैड क्यों है, वो आगे नहीं जा पाया। He felt very sad looking at her, और उनको देख के उसे काफी ज्यादा सैडनेस फील हुई। She reminded him of his own grandmother। उनको देख के उसे अपनी दादी माँ की याद आई।
He knelt before the woman and asked her if she needed anything. तो he knelt मतलब वो अपने नीज पे जाके झुका और उनसे पूछा कि आपको कोई चीज़ चाहिए क्या. She said that she had nothing to eat for 2 days. उन्होंने बताया कि 2 दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया था. She was too weak to even beg. उनकी हिम्मत, भीख मांगने की भी हिम्मत नहीं हो रही है. So हम tried to imagine what it would be like to have nothing to eat for 2 days. So हमने imagine करने की कोशिश की कि 2 दिन तक खाना नहीं खाना कैसा feel होगा. But he could not because his mother would never let him go out without a meal. But उसे नहीं पता था क्योंकि उसकी मम्मी खाना खाए बिना उसे कभी निकलने नहीं देती थी घर से. He remembered the time his school bus was stuck in a traffic jam for hours and he got very hungry. तो उसको वो टाइम याद आया जब एक बार स्कूल बस जो थी उनकी वो फंस गई थी ट्रैफिक में एंड आवर्स तक वो नहीं निकल पाए एंड उसको भूख लगी थी बहुत जोर से. हंगर पैंग्स आर पेनफुल इवन फॉर अ फ्यू आवर्स. तो जब भूख के मारे जब पेट में मरोड़ उठती है उसे बोलते हैं हंगर पैंग्स. तो हंगर पैंग्स कुछ घंटों के लिए भी अगर होते हैं तो बहुत पेनफुल होते हैं. सो हम रीच्ड इनटू हिज पॉकेट एंड पुल्ड आउट 250 रुपी नोट्स. तो ही रीच मतलब उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से 2 50 रुपए के नोट निकले. ही हैड रिसीव्ड हिज पॉकेट मनी द प्रीवियस इवनिंग. उसको एक शाम पहले ही अपनी पॉकेट मनी मिली थी विच वॉज 100 रुपीज. He had planned to buy 2 new comic books with it and also some chocolates. उसने प्लान किया था कि वो 2 नई कॉमिक बुक्स खरीदेगा और कुछ चॉकलेट्स भी खरीदेगा. But now he felt he did not want those things after all. But अब उसे लगा उसको उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी. He led the old lady across the street to an eatery. तो वो old lady को लेके अक्रॉस द स्ट्रीट मतलब स्ट्रीट के दूसरे साइड लेके गया जहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, एक ईटरी थी. ईटरी मतलब जहाँ खाने का सामान मिलता है. सो हम बॉट हर अ प्लेट ऑफ फूड फॉर 30 रुपीज़. तो 30 रुपीज़ का उसने उसे एक खाने की थाली दिलाई एंड गेव हर द रेस्ट ऑफ द मनी. और बाकी के जो 70 रुपीज़ थे वो भी उन्हीं को दे दिए. शी ब्लेस्ड हिम, हर आईज मॉइस्ट विथ टीयर्स एंड अफेक्शन. उसने उन्हें बहुत सारे आशीर्वाद दिए. मतलब सोहम को वो जो ओल्ड वुमन थी उसने बहुत सारे आशीर्वाद दिए. उनकी आंखें एकदम नम हो चुकी थी, उनकी आंखों में पानी आ गया था और वो बहुत सारे प्यार से उन्होंने सोहम को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी. Although Soham knew he would get punished for being late and he would not be able to buy comic books or chocolates. सोहम को पता था अब वो स्कूल के लिए लेट हो गया है तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगा और ना उसे कॉमिक्स बुक्स खरीदने को मिलेगा ना चॉकलेट्स. बट he felt truly happy that day. लेकिन उसके बाद भी उस दिन उसे काफ़ी खुशी हुई. जो सच्ची वाली खुशी होती है उसको वो हुई. अब आपको क्या करना है, इसकी समरी लिखनी है. समरी लिखने का तरीका क्या होता है, आपकी जो पूरी जो स्टोरी है उसमें देखो क्या है. अच्छा तो वो लेट हो रहा था, ये आपका एक पॉइंट हो गया. क्या हो गया था, उसकी बस मिस हो गई थी, ठीक है. अब वो जल्दी जब जा रहा था उसने क्या देखा, एक बेड रेगल्ड ओल्ड वुमन को देखा जो कि क्या था, वो हंग्री थी. अब यहाँ पे क्या है, सोहम जो है रुका. और क्यों, क्योंकि वो उसने मतलब उसको देख के उसको खुद की ग्रैंड मदर याद आई. तो जब उसने पूछा उसने क्या बताया कि उन्होंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है. और सोहम ने क्या रियलाइज किया कि हंगर कितना बड़ा पेन होता है. उसके बाद फाइनली क्या हुआ, उसको जो पॉकेट मनी मिली थी उससे वो एक ईटरी के पास गया, 30 रुपीज़ का खाना खिलाया और बाकी पैसे भी उन्हीं को दे दिए. अब ये रही हमारी समरी. समरी लिखने का तरीका क्या है, जो जो आपको लग रहा है यार ये मेन पॉइंट्स हैं उनको पहले हाईलाइट कर दो. उसके बाद आप उन पॉइंट्स को जॉट डाउन करो और फिर एक समरी मतलब अगर 100 वर्ड्स का आपका पूरा पैराग्राफ है तो 25 वर्ड्स मतलब 1/4 पार्ट में खत्म हो जाना चाहिए. तो ये रही हमारी समरी. सोहम मिस्ड हिज स्कूल बस एंड वॉज वॉकिंग टू स्कूल. सोहम की स्कूल बस मिस हो गई और वो वॉक कर रहा था स्कूल की तरफ. ही स्पॉटेड एन एक्सट्रीमली सैड बेड रेगल्ड ओल्ड वुमन. अब उनने क्या किया, हमने 3 लाइन इधर मिलाई है. उसने क्या देखा, एक एक्सट्रीमली सैड बेड रेगल्ड ओल्ड वुमन हु रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज ग्रैंडमदर.
He went to her and asked her if she needed anything. वो गया उनके पास और पूछा कि आपको किसी चीज की जरूरत है. She told him that she hadn't eaten anything for 2 days. Realizing her pain, उनका पेन समझ के, he took her to a nearby eatery, bought her food and gave her some money with which he was about to buy comic books and chocolates, जिससे वो comic books और chocolates खरीदने वाला था. Though he was late for school, he felt good about his actions. हो सकता है उसको मतलब ऑब्वियसली वो लेट हो गया था स्कूल के लिए, लेकिन उसको अपने एक्शंस जो भी आज उसने किया उसको देख के उसे बहुत अच्छा लगा. दैट इज इट. दिस इज द समरी. आई होप यू अंडरस्टूड. दिस वॉज वेरी इजी. आपको सिर्फ क्या करना है, मेन पॉइंट्स को एक्यूमुलेट करके छोटा सा एक समरी लिखना है. दैट्स इट. For this particular video, we are done with the practice sheet A of our 5th unit. In our next video, we are going to start with the practice sheet B with some more grammar concepts. And also remember guys, जब भी हम कोई practice sheet start करते हैं तो आपके पास playlist में उससे पहले grammar के concepts already हैं. grammar के जो भी concepts उसमें deal किए गए वो सारे videos बना के डाले गए हैं. So पहले उसको check out कर लो and then come here. This will really help you. Class, now I hope you understood this thing. Thank you so much. Also remember you can directly visit our website which is magnetbrains.com. अगर आपको कोई भी वीडियो को फाइंड करने में दिक्कत हो रही है तो डायरेक्टली आप कोर्सेज पे जाओ, क्लास 7 में जाओ, वहां पे जाके इंग्लिश प्रैक्टिस बुक, इंग्लिश चैनल प्रैक्टिस बुक का जो सब्जेक्ट है उस पर क्लिक करना एंड आपके पास सारे टॉपिक्स आ जाएंगे. सो जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है या ग्रामर कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जस्ट यू हैव टू क्लिक and you can start the video. That is it. Thank you so much. I'll see you soon. Thanks for watching. Bye bye.